बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मेडलैंड चैप्टर नंबर 1। दिस इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो, बट मसला ये है कि जितना मैंने पढ़ा है और मुझे समझ आई है, इस बुक में चैप्टर की सीक्वेंस बहुत आगे पीछे, जिसकी वजह से पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है और थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ पर बस एक पेज की नोट्स बनाऊंगी जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसिव मूवमेंट की बात करते हैं। हमने मूवमेंट सबसे बेसिक चीज़ है हमारे फिजियोथेरेपी में, तो मूवमेंट को हम डिवाइड करते हैं एक्टिव मूवमेंट एंड द पैसिव मूवमेंट। अब पैसिव मूवमेंट हमें पता है वो मूवमेंट होती है जो कि एक्सटर्नल फोर्स करवा रही होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। एक्सटर्नल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वो किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू भी लग सकती है, ठीक है, यानी कि किसी और लिविंग बीइंग से लग रही है, या फिर किसी मशीन के थ्रू लग रही होती है। अब मशीन के थ्रू एग्जांपल मैं आपको देती हूँ CPM की, जो कंटिन्यूस पैसिव मोशन होता है। आपने 4th ईयर में पढ़ा था इसको अच्छे से, ठीक है। और अगर आपने OPDs देखी हो तो वहाँ पर एक मशीन होती है जो पैसिव मूवमेंट्स करवा रही होती है आफ्टर सर्जरी, इस तरह से, ठीक है। फर्दर डिवीजन हमारे पास आती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स की और एसेसरी मूवमेंट्स की। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में वो सारी मूवमेंट आती हैं जो एक पेशेंट खुद से भी कर सकता था, ठीक है। यानी कि आपकी एल्बो पे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है वो आप पैसिवली भी करवा सकते हो थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, और पेशेंट को अगर आप कहते हो कि अपने बाजू को ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, अपनी एल्बो को बेंड करो, तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो वो सारी मूवमेंट जो पेशेंट खुद भी कर सकते हैं एक्टिवली और जो फिजियोथेरेपिस्ट पैसिवली भी करवा सके, वो आती हैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में। सेकेंड डिवीजन है एसेसरी मूवमेंट्स। अब इसमें वो सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जो ओनली पैसिवली पॉसिबल है, पेशेंट वो कर रहा होता है लेकिन वो उसके वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पेशेंट से कहूँ कि आप अपनी एल्बो जॉइंट पे ग्लाइड एंड स्लाइड करो, तो अब वो ग्लाइड एंड स्लाइड खुद नहीं कर सकता, वो किसी मूवमेंट के कम्बिनेशन में ज़रूर करेगा, यानी कि जब फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है तो तब वो ग्लाइड स्लाइड कर रहा है, लेकिन वो उसको एक इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, अलग से वो मूवमेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ, यानी पैसिवली ट्राई करूँ, तो मैं मोबिलाइज जब उसको करवाऊंगी या मैं अपनी फोर्स उसको इस तरीके से लगाऊँ उसकी जॉइंट पे कि सिर्फ उसमें ग्लाइड एंड स्लाइड हो, ठीक है, तो उन मूवमेंट को हम एसेसरी मूवमेंट कहते हैं। मीन्स कि दीज मूवमेंट्स आर वेरी important for physiological movements but they cannot be performed alone। अलहदा से एक्टिवली वॉलेंटरली पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका मैनिपुलेशन वर्सेस मोबिलाइजेशन का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोनों क्या है, पैसिव मूवमेंट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम करवा रहे हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है कि मैनिपुलेशन आपके पास स्मॉल एम्पलीट्यूड और हाई स्पीड के साथ परफॉर्म होती है, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं HVLA, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड। अब ये जो स्मॉल एम्पलीट्यूड और हाई स्पीड है, इसका मतलब क्या है। लेट सपोज कि आपका रिस्ट जॉइंट है, या आपकी रेडियस और अल्ना पड़ी हुई है, या आपकी सारी बोन्स हैं, ठीक है, और अब यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ गई। लेट सपोज ये पेशेंट का रिस्ट जॉइंट है और मुझे मैनिपुलेशन करनी है कि उसकी फ्लेक्शन जो है वो फुल रेंज अचीव हो जाए, या उसकी यहाँ पर कोई एडिशंस बनी है, मुझे एडिशन तोड़नी है, तो मैं उसके लिए मैनिपुलेशन कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको दो यूजेस भी पता चल गए मैनिपुलेशन के। पहला क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, और सेकंड क्या आ गया, एडिशन ब्रेकेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी अब यहाँ पे मैं पूरी न्यूट्रल से उसको मैनिपुलेशन देना स्टार्ट कर दूँ और फिर यूँ पूरी लेकर जाऊँ। ये क्या हो जाएगा, तो लार्ज एम्पलीट्यूड बन गया। देखो यहाँ से पूरा यहाँ पर कितना ज़्यादा, ये देखो ये यहाँ से यहाँ पर कितना ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड हो गया। मैंने क्या रखना है, स्मॉल एम्पलीट्यूड। मैं पहले देखूँगी कि कितनी अवेलेबल रेंज है उसकी, पेशेंट की यहाँ तक रिस्ट जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ तक लाकर फिर मैं स्मॉल एम्पलीट्यूड और हाई स्पीड, यानी कि जल्दी से, लेकिन मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, थोड़ा, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड विद हाई स्पीड उसको एक पैसिव मूवमेंट करवा दूंगी। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। फिर आ जाती है मोबिलाइजेशन। अगेन पैसिव मूवमेंट है, बट इसको हम करवा किस तरीके से रहे हैं, ऑसिलेशंस में करवाते हैं या सस्टेन मैनर में करवाते हैं, यानी कि आप जॉइंट को पहले पल्पेट करते हो और उसके बाद उससे ऑसिलेशंस देते हो, या फिर सस्टेन्ड उसको एक फोर्स लगा रहे होते हो सस्टेन मैनर में, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है इन दोनों का। दूसरी बात इसमें आती है इंपॉर्टेंट, अगर हम स्पीड के साथ रिलेशन देखें, हम इसे हाई स्पीड पर करवाते थे, यानी कि आपने एकदम से जर्की मूवमेंट दी कि पेशेंट के वो कंट्रोल में नहीं होती। इसमें आप उसकी स्पीड को इतना रखते हो कि अगर पेशेंट चाहे तो वो किसी भी टाइम ड्यूरिंग मूवमेंट उसे रोक सकता है। फिर मोबिलाइजेशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला ग्रुप वो आ जाता है जिसमें हम पेन रिलीव और रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन करने के लिए मोबिलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं। पेन रिलीव हमें पता है, जब हम जेंटल ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन देते हैं तो पेशेंट का पेन रिलीव होता है, और इन्हीं की वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन जो होती है, वो जो लॉस हुई होती है वो वापस आ जाती है। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है कि कहीं कॉन्ट्रैक्चर्स बन गई हैं, कहीं एडिशंस बन गई हैं, जैसे डिस्क कैप्सुलाइटिस में, तो हम ऑसिलेशंस देते हैं तो उसकी रेंज ऑफ मोशन वापस नॉर्मल की तरफ आ जाती है। दूसरी कैटेगरी आती है मेंटेन रेंज ऑफ मोशन। अब एक है रीस्टोर, यानी कि पहले उसकी लॉस हो गई रेंज ऑफ मोशन, फिर हमने उसे दोबारा से फुल रेंज ऑफ मोशन पे लाया। अब इसमें लॉस नहीं हुआ था, बट चांसेस थे उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई कि हमें लग रहा था कि आगे जाकर उसकी रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाएगी, तो हमने उसे पहले से ही मोबिलाइजेशन देना स्टार्ट कर दी कि वो रेंज ऑफ मोशन का लॉस हो ही ना। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, जैसे स्ट्रोक का पेशेंट होता है,
अब ऐसा नहीं होता कि स्ट्रोक हुआ और अगले हफ्ते उसकी रेंजेस लॉस होना शुरू हो जाएं, बट आप उसे मोबिलाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देते हो ताकि ऐसा चांस ही ना डेवलप हो। फिर दूसरी एग्जांपल आपके पास इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिली हो, उसमें भी फ़ौरन से रेंज ऑफ मोशंस लॉस नहीं होती हैं, बट ग्रेजुअली चांसेस होते हैं कि अगर हम उसे अनट्रीटेड रखेंगे जॉइंट को तो वो रेंज उसकी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर मोबिलाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स। अब हमारे पास मैनिपुलेशन और पैसिव मूवमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट बाय मैनिपुलेशन के पास्ट में इसको कैसे जाना जाता था, ये परफॉर्म किया जाता था, या क्या डिफिकल्टीज़ थी और अब इसकी एक्सेप्टेंस क्यों आ गई है हमारी फील्ड में इतनी ज़्यादा। उससे भी पहले आपको मैनिपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट लाइक अ गेम ऑफ गोल्फ। गोल्फ में क्या होता है कि आपके पास एक गोल होता है, बस आपने सीधा सीधा बॉल को किक करना होता है और वो अपने टारगेट पे चली जाती है। अब मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो कहते हैं इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस, कि आप एक टेक्निक अप्लाई करोगे, हो सकता है कि वो सही ना हो, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप सोचोगे, यानी कि थिंकिंग आपकी इन्वॉल्व हो गई, फिर आप उसको चेंज करोगे अपने मूव्स को, ठीक है, यानी कि आप एक बहुत थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू उसको अपने टारगेट तक लेकर जाओगे और वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपनी डायरेक्शंस भी चेंज करनी पड़ेंगी और बार बार सोचना पड़ेगा, असेसमेंट बार बार करनी पड़ेगी। उससे भी अच्छी एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अगर आप इसे गेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज के साथ मैच करो या कंपेयर करो, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज की अगर आप गेम यूट्यूब पे जाके देख लेना क्या चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन भी करनी पड़ रही होती है अपने टीम मेंबर से या अपने ओपोनेंट्स के साथ, ठीक है। तो जब आप किसी पेशेंट का मैनिपुलेशन के जरिए ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन, थिंकिंग, प्लानिंग, असेसमेंट, ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, ये सब इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये आपको बस समझाने की एक एग्जाम्पल थी। और इन 3 एग्जाम्पल्स के जरिए उसने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम मैनिपुलेशन के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक स्पेसिफिक मोड ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसकी बार बार असेसमेंट करनी है, असेसमेंट से ही पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन ठीक है या उसे चेंज करने की ज़रूरत है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है एडाप्टेशन टुवर्ड्स द पेशेंट रिस्पॉन्स, कि अगर पेशेंट को पेन आ रहा है तो आपने उस चीज़ को छोड़ के न्यू टेक्निक अडाप्ट कर लेनी है। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके कोर कॉन्सेप्ट में। अब हम इसकी एक्सेप्टेंस देखते हैं, पास्ट में कि क्या हिस्ट्री थी इसकी। अब आप देखो कि अगर आपके घर में या आपकी सोसाइटी में एक न्यू चीज़ आती है जिसका पहले किसी को भी नहीं पता था, तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं उसे एक्सेप्ट करने में, उसे अपनी कॉमन लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने में, ठीक है, उन्हें टाइम लगता है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी जब एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है ना और उससे फिर आप एक आम पॉपुलेशन पे अप्लाई करने लगते हो, तो वहाँ पे भी लोगों को उसके बारे में कोई एतराज़ात होते हैं या वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, इसके ये नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये है कि जब इसे स्टार्ट में अप्लाई किया गया तो पेशेंट बेहतर होने की बजाय इस तरीके से अप्लाई किया जाता था कि वो और डिजास्टर्स हो जाते थे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन स्टार्ट में हर चीज़ के साथ ऐसे ही होता है। आप कोई न्यू वैक्सीन की एग्जांपल ले लो, ठीक है, उस पर ट्रायल्स की जाती हैं, फिर उस पर और रिसर्च होती है, फिर वो बेहतर बनती है। इसी तरह फिर इस पर भी और रिसर्चेस की गई और इसके हमने कुछ रूल्स निकाले जिनकी वजह से अब इसे हम डेली लाइफ में आम पॉपुलेशन पे फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। इसे एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी हुई है और हम इसके अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। पहला रूल आ जाता है कंटिन्यूस एनालिटिकल असेसमेंट, यानी कि हर ट्रीटमेंट सेशन के बाद आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, उससे पूछना है कि उसके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं। आपने सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के दौरान असेसमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि बार बार आपने उसे कम्युनिकेट करना है कि वो बेहतर हो भी रहा है या नहीं। अगर टेक्निक के बाद उसे आराम नहीं आता या सिम्टम्स बेहतर नहीं होते तो आपने अपनी टेक्निक चेंज कर लेनी है। सेकेंड रूल आ जाता है जेंटलनेस इन इनिशियल ट्रीटमेंट्स, यानी कि आपके पास पेशेंट आया तो आपने इनिशियल स्टार्टिंग के जो 1-2 सेशंस होंगे उसमें फोर्स जो है वो मॉडरेट या माइल्ड लगानी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना कि पेशेंट के दर्द आराम की बजाय ख़राब होने शुरू हो जाए। थर्ड आ जाते हैं रिफाइनमेंट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। जैसे जैसे हमने मैनिपुलेशन पे काम किया और पेशेंट्स पे अप्लाई किया तो हमारे पास इसके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और हमें पता चला कि इसके थ्रू हम अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी अच्छा बना सकते हैं और पेशेंट का प्रोग्नोसिस भी, यानी कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन बेहतर होगी या ख़राब होगी, क्योंकि हमारे पास अब इतना रिसर्च हो चुकी है, नॉलेज इतने हमारे पास पड़ा हुआ है थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स की वजह से इसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ गई या मेडिकल फील्ड में बढ़ गई है। अब अगर हम मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट का ब्रेक डाउन करें तो इसके 4 पार्ट्स बनते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट आएगा तो आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे, उसमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन आती है। दूसरे पार्ट में हम इसका रखते हैं मोड ऑफ थिंकिंग, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से सोचता है, उसका क्या तरीका होना चाहिए सोचने का। थर्ड पर हमारे पास ट्रीटमेंट टेक्निक आ जाता है कि हम किस ग्रेड में टेक्निक लगाएंगे, टेक्निक का क्या रिदम होगा। फोर्थ में असेसमेंट आती है कि आपने बार बार असेसमेंट करनी है, असेसमेंट की क्या क्या टाइप्स होंगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने लगे अब, और आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इन्हीं की बेस पर आपके पास रखे हुए हैं। जब पेशेंट की एग्जामिनेशन करोगे तो आपने इन 6 पॉइंट्स को ध्यान रखना है और इन 6 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देखते हो कि उसका जो पेन है या सिम्टम्स आ रहे हैं किस जगह से आ रहे हैं और किस किस्म के आ रहे हैं, यानी कि उससे पेन जो है वो शार्प पेन होता है, टिंगलिंग होती है, किस तरीके की हो रही है, ठीक है, साइट एंड काइंड। सेकंड पे आप उसकी चेक करते हो फंक्शनल मूवमेंट्स, यानी कि फंक्शनल मूवमेंट में क्या क्या लिमिटेशन है, किस मूवमेंट को परफॉर्म करने से पेन कितना ज़्यादा होता है, किस मूवमेंट से उसका पेन रिलीव होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट मूवमेंट्स करवाई जाती हैं वर्टिब्रल कैनाल की, न्यूरल स्ट्रक्चर्स की और मसल्स की, जॉइंट्स की।
उसके बाद हम कपलिंग मूवमेंट करवाते हैं। कपलिंग मूवमेंट आप आगे जाके पढ़ोगे, जो कंबाइंड मूवमेंट इनकी प्रॉपर सीक्वेंस होती है हर चैप्टर में दी हुई है, लाइक सर्वाइकल की, लंबर की, थोरेसिक की, वो आपको आगे चैप्टर्स में पता चल जाएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है तो आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए और इसमें क्या हो रहा है उसका एक ओवरव्यू मैं दे रही हूँ। डिफ्रेंशिएशन टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें कि पेन जो है वो जॉइंट की वजह से आ रहा था, किसी लिगामेंट में मसला था, डिस्क में मसला था, अगर हम स्पाइन की पर्टिकुलर में बात करें तो इस वजह से डिफ्रेंशिएशन टेस्ट करवाए जाते हैं कि न्यूरो का कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद हम एसेसरी मूवमेंट्स करवाते हैं। हमें पता है एसेसरी मूवमेंट कैसे करवाई जाएंगी, उसकी भी प्रॉपर पोजीशंस हैं, हैंड प्लेसमेंट है, आगे हर चैप्टर में डिटेल से दी हुई है और पैल्पेशंस की जाती हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हम एग्जामिनेशन में चेक कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मोड ऑफ थिंकिंग, यानी कि मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट के दौरान थेरेपिस्ट किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से डायग्नोसिस बनाएगा और किस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज करेगा। उसका हमारे पास फेमस आ जाता है ब्रिक वॉल अप्रोच। और ब्रिक वॉल अप्रोच मैं फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ब्रिक वॉल अप्रोच में क्या था कि हम क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को एक कंपार्टमेंट में रखते हैं और बाकी हमारी जितनी भी थ्योरी होती है, जितनी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन रहे होते हैं, प्रिकॉशंस, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसको सेपरेट कंपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, और पेशेंट की जो हम ट्रीटमेंट होता है वो साइन एंड सिम्टम्स के देखते हुए, जो कि एविडेंस होता है जिसके बारे में हमें कोई शक नहीं होता, जो पेशेंट से हमें मिल रहे होते हैं, उसकी बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। और जो दूसरा कंपार्टमेंट था जिसमें हम अभी सारा सोच रहे थे कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसमें करवानी है मोबिलाइजेशन, इसमें नहीं करवानी, इसकी एनाटॉमी ये है, पैथोलॉजी ये है, यानी कि जिसके बारे में भी आप थिंकिंग कर रहे हो, उसको आप मीनवाइल ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास पहले सिटिंग में पेशेंट आया है, मैं कहूँ मुझे अभी उसका डायग्नोसिस नहीं पता चल रहा, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो मैं पेशेंट को ऐसे ही वापस भेज देती हूँ, कुछ भी नहीं करती। पेशेंट एक हफ्ते अगले हफ्ते दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आए या पूरा हफ्ता दोबारा आता रहे, जब तक मुझे डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगा मैं तो इसे कोई भी हाथ नहीं लगाऊंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं साइन एंड सिम्टम्स देखूंगी। अगर मेरे पास इतनी रिसर्च एविडेंस रिसर्च मौजूद है कि हाँ इन साइन एंड सिम्टम्स पर मोबिलाइजेशन अप्लाई की गई थी और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे, तो मैं अपने अगले सेशन में उस पर मोबिलाइजेशन अप्लाई करूँगी। किस तरह से करूँगी? माइल्ड मोबिलाइजेशन पहले अप्लाई करूँगी। ठीक है, और बेशक उसका भी डायग्नोसिस मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आराम से उस पर सोचूंगी, उसके सिम्टम्स बेहतर होंगे तो मैं उसे रिफाइन करती रहूँगी, अच्छा ये डायग्नोसिस कैंसिल हो गया, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने ब्रिक वॉल अप्रोच कर ली। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, इसे बेसिकली कहते हैं सेमी परमिएबल ब्रिक वॉल अप्रोच। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, थेरेपिस्ट अपनी ट्रीटमेंट भी साथ साथ जारी रख रहा है, साथ साथ अपने डीडी पर भी काम कर रहा है, साथ में पेशेंट बेहतर भी हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स की हम असेसमेंट भी कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों कंपार्टमेंट की चीज़ें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग थी, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही हैं, एक दूसरे के कंपार्टमेंट में फ्लो भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रिक वॉल अप्रोच का। अगर आपको लिखना नहीं समझ आ रहा है तो लिखने के लिए सॉरी टू से, बट ये जो बुक में लिखा है ना, इसका थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता नहीं, समझ नहीं आता, थोड़ा मुश्किल भी लिखा हुआ है, बट इसे 2-3 दफ़ा पढ़ें तो आपको आ जाएगा। पेपर में इसी तरीके से लिखना है। मोड ऑफ थिंकिंग में हमारे पास 2 और पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है कि आपने अपने पेशेंट को हमेशा एक्टिव लिसन करना है, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन आपकी पेशेंट पर होनी चाहिए। जब वो आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाजू में दर्द होता है और वो मेरी उंगलियों तक जाते हैं, तो ये नहीं होगा कि डॉक्टर साहब जी अपने फ़ोन पे बिजी हैं या वो कोई और स्लिप बनाने में बिजी हैं। आपने उसे शो करना है अपनी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि हाँ आप उसका सुन रहे हो और आप यहाँ पर इसलिए बैठो कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सको, उसका बेहतर इलाज कर सको, और जो वो आपको बात बता रहे हैं आप उसे समझ भी रहे हो। अब उसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है वर्डिंग का। जब आप पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट कर रहे होते हो तो बहुत दफ़ा पेशेंट या डॉक्टर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप उसके सिम्टम्स को सही से जज नहीं कर पाते, या आप जो उसे बता रहे होते हो वो सही से समझ नहीं पाता और वो उसका गलत मतलब ले लेता है। ठीक है, तो इस पर बहुत फोकस किया गया कि आपकी वर्डिंग सही होनी चाहिए, और उसके लिए एक ये सोल्यूशन है कि आप जब पेशेंट से बातचीत कर रहे हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करो और फिर बाद में आप उसे बार बार सुनो कि मेरी कहाँ पर गलती थी और कहाँ पर मुझे बेहतरी करनी चाहिए। आप बड़े जो दूसरे कंसल्टेंट्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठो और उनका पूरा एक मैनर देखो कि वो किस तरीके से पेशेंट्स को डील करते हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है ट्रीटमेंट टेक्निक, जिसमें हम ग्रेड्स और रिदम की बात कर रहे होते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी टेक्निक का ग्रेड पता होना और रिदम पता होना क्यों ज़रूरी है। अब सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है, मैं उसे ग्रेड 1 में मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मैंने ग्रेड 1 में उसे मोबिलाइजेशन दी है, मैं कहती हूँ मैंने इसे स्टार्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हल्की सी स्लोली और जेंटल मोबिलाइजेशन अप्लाई की है टू रिलीव हर पेन। कितना लंबा सेंटेंस हो गया। अब ये जो मैं उसके एक ट्रीटमेंट प्लान में वो जो एक स्लिप होती है और आप इसमें पूरा अपना ट्रीटमेंट प्लान लिख रहे होते हो, तो मेरा कितना टाइम आया होगा ये पूरी स्टेटमेंट लिखने में। अगर सिंपली मैं लिख दूँगी ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन, ठीक है, तो मेरा टाइम भी बच गया, रिकॉर्डिंग भी बेहतर हो गई, और अब वो जो स्लिप है जो दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ेगा तो उसको आराम से समझ आ जाएगी कि ग्रेड 1 है, यानी कि रेंज ऑफ मोशन में इतना दिया गया, इसकी इंडिकेशन ये थी और इस वजह से दिया जा रहा है। यानी कि मेरी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो गई और टीचिंग भी बेहतर हो गई। मैं उसे आराम से बता भी सकती हूँ कि हाँ ये ग्रेड 1 था, ये ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे को समझ आ रही है कि ये ग्रेड 1 है तो इस रेंज में दिया जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ग्रेड 2 है तो इसका इतना एम्पलीट्यूड है, इस रेंज में दिया जा रहा है। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे खुद बेहतर सोचने में इसकी हेल्प हो जाएगी कि मैं सोच सकूँगी अच्छा ग्रेड 1 में इसके सिम्टम्स बेहतर नहीं हुए थे तो ग्रेड 2 में अप्लाई करके देखती हूँ, या ग्रेड 2 में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच दे रही थी, तो इस तरह से आपकी थिंकिंग जो कैपेसिटी होती है या थिंकिंग लाइन होती है वो बेहतर होती है।
टेक्निक का रिदम दो तरह का आ जाता है, जेंटल स्मूथ एंड स्ट्रेचिंग स्टेकेटो। जेंटल स्मूथ रिदम हम उस केस में अप्लाई करते हैं जब पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन के साथ आता है और उसे थोड़ी सी भी फोर्स लगाने से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स प्रोवोक हो रहे होते हैं, तो हम उसे जेंटल स्मूथ मोबिलाइजेशन देते हैं और साथ में हम उसके पेनलेस रिजन में रखते हैं मोबिलाइजेशंस को। स्टेकेटो रिदम का मतलब है कि आपने बहुत फास्टली उसे स्ट्रेच करना है एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन में जाकर, ठीक है। और ये हम उस केस में अप्लाई करते हैं जब पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन के साथ आपके पास आता है। अब आगे आप पढ़ोगे कि जो मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन है वो आपकी प्रोवोकेशन टेस्ट यानी कि आप एग्जामिनेशन में भी अप्लाई करते हो और वही चीज़ फिर आप उसके ट्रीटमेंट में भी अप्लाई करते हो। एग्जामिनेशन में आपका मकसद होता है कि आप देख सको कि सिम्टम्स किस मूवमेंट की वजह से या किस जगह से निकल रहे हैं, ठीक है, यानी कि पेन उसे कहाँ से हो रहा है, और ट्रीटमेंट में आप उसे बेहतर करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। अब अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है विद सर्वाइकल पेन और उसका वो कहता है कि मुझे ना 7 मंथ्स हो गए मुझे पेन आती है, यानी कि उसका केस अब क्रॉनिक में चला गया है, तो उसे थोड़ी बहुत फोर्स लगाने से पेन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर रही होती है उस चीज़ को। तो मुझे उसमें उसको फास्टर और एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन में जाके मोबिलाइज करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले, कंफर्म हो कि हाँ इसी जगह से उसका पेन ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। अब समझ आ गई, पेनफुल एक्यूट कंडीशन में जेंटल स्मूथ रिदम लगता है और क्रॉनिक कंडीशंस में आपका स्ट्रेचिंग स्केटो रिदम लगता है। अब असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट का ओपन माइंड हो, यानी कि वो ओपन टू सजेशंस हो, ओपन टू न्यू टेक्निक्स हो, ठीक है। ये नहीं कि उसका एक बहुत ही रिजिड सा माइंडसेट है कि जो मैंने कह दिया वही सही है, पेशेंट तो अब गलत ही बोल रहा है, पेशेंट मैंने सही ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया, पेशेंट को बेहतरी नहीं आई तो पेशेंट गलत बोल रहा है। नहीं, आपका ओपन माइंड होना चाहिए। इन केस आपके और पेशेंट का कहीं पर क्लैश भी आ रहा है तो आप उसे ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करो। दूसरा पॉइंट, प्लास्टिक इनोवेटिव होने चाहिए। प्लास्टिक का ये मतलब है कि आप मोल्ड हो सको, ठीक है। वही बात आ जाती है जैसे हमने स्टार्ट में किया था, मैनिपुलेशन इज़ लाइक अ ट्रीटमेंट ऑफ चेस, ठीक है, कि आप बार बार अपनी टेक्निक को चेंज कर सको, एक ही चीज़ पे फिक्स्ड ना हो जाओ। थर्ड पॉइंट है कि आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ काम करो, ठीक है। अगर आप पेशेंट सही नहीं होते तो लॉजिकली आप सोचो कि कहाँ पे गलती हो सकती थी, कहाँ पे मैं बेहतर कर सकता हूँ, कौन सी टेक्निक और बेहतर कर सकती है उसकी कंडीशन को। असेसमेंट के दूसरे पॉइंट में हमें बताया कि ज़रूरी क्यों थी। हम बार बार इसीलिए चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं पेशेंट की कि उसके जो अब हमें क्लिनिकल कंडीशन मिल रही है और जो हम टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं क्या वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में फिट हो भी रही हैं या नहीं। और ये हम फिर देख रहे होते हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्निक एप्लीकेशन, और जब हमने टेक्निक लगा दी यानी कि बाद में, और एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट सेशन, ठीक है। हमने इन पॉइंट्स पर उसकी असेसमेंट करनी है और देखना है कि उसके फीचर्स हमारी थिंकिंग के साथ या हमारी जो टेक्निक की एप्लीकेशन है उसके साथ फिट हो भी रहे हैं या नहीं।